हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज है ना क्लास में थोड़ा सा लेट हो गया कहिए। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। ठीक, ये है आपका पांडुवंश, है ना। पांडुवंश का कल पहला क्लास आया था, आज हम लोग पढ़ेंगे पांडुवंश का क्लास, ये दूसरा है। ठीक है, तो पहले आप जाएं इसके पहले वाले वीडियो में और वहां से आप पांडुवंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वहां पे जितना भी पढ़ा गया है जो शासकों के बारे में, लगभग 3 या 4 शासक के बारे में कल हम लोग पढ़े थे, है ना। जिसमें आखिरी शासक जो तीवरदेव थे, आपको उनके बारे में याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो उनके समय का जो शासन काल था उसे छत्तीसगढ़ का क्या तो उत्कर्ष काल कहा जाता था। ठीक है, तो उसमें कुछ पहले ही आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में, है ना, जब हम लोग पांडुवंश का जैसे पढ़ना चालू किए थे, एक बहुत छोटे से फॉर्म में मैं आप लोगों को उसके बारे में अच्छे से बता दिया था। ठीक है, उसके बाद देन हम लोगों ने शासकों के बारे में पढ़ना चालू किया। ठीक, तो इसके पहले, है ना, पार्ट 2 को देखने के पहले आप पार्ट 1 को देखें, तभी ये समझ में आएगा, तभी आप इसमें क्या लिंक कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। ठीक है, कि क्लास किस हिसाब से कैसे चल रहा था। चलिए अब हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, आज पांडुवंश का पार्ट 2 है। देखिएगा, कल हम लोगों ने जो आखिरी शासक के बारे में पढ़ा था उनका नाम था तीवरदेव। ठीक है, महाशिव तीवरदेव। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप। ठीक, तो चलिए, शासक का नाम आपको याद रखना है ननराज द्वितीय। क्या तो ननराज द्वितीय, और ननराज द्वितीय का ही नाम क्या है तो महाननन देव। ठीक है, महाननन देव। ठीक है, आपको याद रखना है। हम लोग आज कहां से पढ़ना चालू कर रहे हैं तो शासक का नाम है, पांडुवंशी शासक का नाम है ननराज द्वितीय, और इन्हीं को ही महाननन देव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका एक और नाम है, देखिए उस क्या, महाननन राज। ठीक है, आपको याद रखना है कि ननराज द्वितीय और महाननन देव या महाननन राज, ये तीनों जो है एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ननराज द्वितीय के बारे में पहले चीज ये याद रखना है आपको कि क्या पांडुवंशी शासक है, ननराज द्वितीय, महाननन देव और महाननन राज। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। भगवान विष्णु के भक्त हैं। ठीक है, भगवान विष्णु के भक्त थे कौन तो ननराज द्वितीय, महाननन देव और महाननन राज। इनके बारे में याद रखना है आपको कि भगवान विष्णु के क्या थे, भक्त थे, उनकी पूजा उपासना करते थे, है ना। ठीक है, उनकी पूजा अर्चना करते थे। अब आगे देखिए, अडभार ताम्रपत्र याद रखेंगे आप। ठीक है, ये शक्ति से प्राप्त हुआ। ठीक है, अडभार ताम्रपत्र शक्ति से हमें ननराज द्वितीय या महाननन देव के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अडभार ताम्रपत्र आप याद रखेंगे, यहाँ पांडुवंशी क्या मिला था, पांडुवंश शासन का ताम्रपत्र मिला था। साथ में देखिए अडभार ताम्रपत्र से क्या मिला तो ननराज द्वितीय या महाननन देव के ताम्रपत्र मिले थे। और अडभार ताम्रपत्र कहाँ तो शक्ति जिले में, आपको याद रखना है। ठीक है, अडभार ताम्रपत्र तो कहाँ तो वर्तमान के शक्ति जिले में। यहाँ से हमें ननराज द्वितीय, महाननन देव और महाननन राज, इनके बारे में इनसे क्या मिला था, ताम्रपत्र मिला था इनका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौशल मंडलाधिपति की इन्होंने क्या की थी तो उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, नननराज द्वितीय के बारे में आपको एक चीज याद रखना है कि इन्होंने कौशल मंडलाधिपति की क्या की थी, उपाधि इन्होंने ग्रहण की हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि नननराज द्वितीय के बारे में आप याद रखना कि महाकौशल मंडलाधिपति की उपाधि इन्होंने क्या की थी, धारण की हुई थी, ग्रहण की हुई थी। देखिए अब इनके सामंत, है ना, अब पिछले वाले वीडियो में देखेंगे। साथ ही मैं जब से आपको छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूँ, है ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास, तब से जो सामंत समकालीन, ठीक है, सामंत कहने का मतलब जिस समय ये एक, है ना, अपने क्षेत्र में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उसी समय इनके क्षेत्र के बाहर कोई दूसरा शासक क्या कर रहा होता है, शासन कर रहा होता है, तो उसके क्या कहलाते थे, सामंत कहलाते थे। ठीक है, तो देखिए ननराज द्वितीय, इनके सामंत थे देवरक्षित। आपको नाम अच्छे से याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। सामंत समकालीन, इस पर आजकल क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो महाननराज, है ना, या ननराज द्वितीय या महानंद देव के बारे में एक चीज याद रखना है कि इनके सामंत कौन थे तो देवरक्षित। ठीक है, सामंत कौन थे तो देवरक्षित, और देवरक्षित ननराज द्वितीय के सामंत, इसके बारे में जानकारी मिलती है सेनक पाठ अभिलेख से। कहा तो सेनक पाठ अभिलेख से, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखा कि ननराज द्वितीय के जो सामंत है उनका नाम क्या है तो नाम है देवरक्षित, और देवरक्षित उनके सामंत थे। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तो मिलती है सेनक पाठ अभिलेख से। कहाँ से तो सेनक पाठ अभिलेख से। ठीक, देखिए अब ननराज द्वितीय के बारे में याद रखना कि जो महाराष्ट्र की ओर क्या करते हैं, शासन के विजय करने की ओर महाराष्ट्र की ओर निकलते हैं और साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, ननराज द्वितीय के बारे में याद रखना है कि महाराष्ट्र की ओर, है ना, जो महाराष्ट्र उस समय राज्य था उस ओर ये आगे बढ़ते हैं और उस क्या युद्ध करते हुए साम्राज्य विस्तार का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ननराज द्वितीय के बारे में यहाँ पे आपने क्या देखा कि महाराष्ट्र की ओर साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, महाराष्ट्र की ओर साम्राज्य विस्तार किसने किया तो उनका नाम है
नंदराज द्रुति, महानंद देव या महानंद राज। ठीक है, और इसी समय इनके सामंत, जिसका नाम मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या नाम था, देवरक्षित, है ना। नंदराज द्रुति के सामंत नाम है देवरक्षित। इनके ही सहयोग से क्या महाराष्ट्र की ओर साम्राज्य विस्तार करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक, तो नंदराज द्रुति के बारे में एक चीज याद रखना है कि इनके सामंत नाम है देवरक्षित, है ना। सामंत नाम क्या है, तो देवरक्षित, और देवरक्षित के सहयोग से ही ये जो है महाराष्ट्र की ओर साम्राज्य विस्तार का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे, दक्षिण कौशल, है ना। दक्षिण कौशल पश्चिम राज्य विस्तार की वजह से ये पूर्व उत्कल क्षेत्र को खो देते हैं। यहाँ देखेंगे कि दक्षिण कौशल वाले क्षेत्र में ये क्या करते हैं, जैसे इसके पहले आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्या महाराष्ट्र की ओर क्या करते हैं, साम्राज्य के विस्तार करते हैं, मतलब महाराष्ट्र क्षेत्र में जाते हैं, वहां युद्ध करते हैं, जीतते हैं, और जो उनसे जो अधिकार क्षेत्र मिलता है ना, जो स्थान मिलता है, उसको क्या करते हैं, अपने साम्राज्य में मिलाकर उसका विस्तार करते हैं। यह महाराष्ट्र की बात हुई थी। अब इसके बाद देखते हैं हमारे दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ के, दो है ना, छत्तीसगढ़ वाले भाग में यहाँ ये पश्चिम राज्य विस्तार करते हैं। दक्षिण कौशल में ये पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं और वहां जो राज्य है उनसे युद्ध करते हैं, और उस युद्ध में विजित होने के बाद उस अधिकार, उस क्षेत्र को क्या करते हैं, अपने अधिकार में लेकर उसका विस्तार करते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा ध्यान जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल में आपको देखने को मिलेगा, जो पश्चिम है ना, पश्चिम राज्य की ओर दक्षिण कौशल से सटा, वहां क्या होता है, ये साम्राज्य विस्तार करने में लग जाते हैं, और इनका ध्यान जो है पूर्व, जो उत्कल का क्षेत्र है वहां से हट जाता है, और ये इनका जो शासन चल रहा है पूर्व उत्कल क्षेत्र में चल रहा था, उसको ये क्या कर देते हैं, खो देते हैं। आपने क्या देखा महानंद राज्य के बारे में, ये जो है दक्षिण कौशल में जो पश्चिम राज्य है उसमें विजय करने के लिए निकलते हैं, और इनका पूरा ध्यान जो पश्चिम राज्य की ओर क्या होता है, विस्तार करने में लगा रहता है। ये जो है अपने अधिकार क्षेत्र के, जो पूर्वी उत्कल राज्य का जो क्षेत्र था उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ से इनका नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, और ये इलाका जो है उत्कल क्षेत्र, ये क्या होते हैं, जो पश्चिम दक्षिण कौशल का पश्चिम विस्तार के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं, उस वजह से है ना पूर्वी उत्कल का जो क्षेत्र है उसको खो देते हैं। ठीक, अब देखिए सेनकपाट अभिलेख, है ना, सेनकपाट अभिलेख थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। इनके सामंत, है ना, नाम है देवरक्षित। देवरक्षित ने क्या किया था, तो नंदराज द्रुति का सहयोग कहां पर किया था, जब महाराष्ट्र ये साम्राज्य विस्तार करने को गए थे तब। तो सेनकपाट अभिलेख से इसके बारे में हमें जानकारी मिली थी। अभी देखिए सेनकपाट अभिलेख में नंदराज द्रुति ने कहा, इन्होंने स्वयं को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। ठीक है, नंदराज द्रुति के बारे में आप लोग याद रखना कि जो इनसे संबंधित हमें क्या सेनकपाट अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में नंदराज द्रुति ने स्वयं को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। ठीक है, ये पूरी बातें हुई किसके बारे में, नंदराज द्रुति, है ना, जिनका महानंद देव या महानंद राज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसमें देखिए दो तीन चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, नंदराज द्रुति या महानंद देव या महानंद के राज के बारे में कि इनसे संबंधित आधार ताम्रपत्र हमें मिले कहां, तो शक्ति से। दूसरा, कौशल मंडलाधिपति की इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, साथ में तीसरा चीज याद रखना है कि देवरक्षित सेनकपाट अभिलेख इनसे क्या है, सामंत होते हैं। महाराष्ट्र की ओर इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, इसमें सहयोग किया था किसने, तो देवरक्षित ने। उसी प्रकार दक्षिण कौशल जो पश्चिम राज्य विस्तार की वजह से, है ना, ठीक है, दक्षिण कौशल पश्चिम राज्य में क्या करने गए थे, उस अधिकार जो क्षेत्र है उसको अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करने के लिए गए थे। इस वजह से इनका जो पूर्व की नियंत्रण है कमजोर पड़ जाता है, और जो पूर्व को इनका अधिकार क्षेत्र था उत्कल, वो क्या इनसे खो जाता है। ठीक है, सेनकपाट अभिलेख के बारे में याद रखेंगे कि इन्होंने इसमें स्वयं को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। ठीक है, ये बात हो गई कि इनके बारे में, तो नंदराज द्रुति, महानंद देव, है ना, महानंद राज के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं और देखते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। देखिए, ठीक है, अब पांडुवंशी शासक यहाँ पे नंदराज द्रुति और महानंद देव की पूरी बातें कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, देखिए ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ही, है ना, बनाया गया है। इसमें संभावित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, ऐसा है ना, ऐसा एक अनुमान के हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, कोशिश किया गया है कि उस चीज को यहाँ पे शामिल किया जाए इस वीडियो के माध्यम से आपको, है ना। और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से लगता नहीं है कि उतना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकेगा, तो उसको क्या है, यहाँ से स्किप कर दिया गया है। तो देखिए चंद्रगुप्त के बारे में केवल एक चीज ही पढ़ना है जो बहुत जरूरी था, है ना। तो सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर स्थित है, ठीक है, उसके शिलालेख में चंद्रगुप्त का नाम उल्लेख है। ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में आपको एक चीज याद रखना है। पहली चीज तो एक पांडुवंशी शासक है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है उसके शिलालेख में चंद्रगुप्त के नाम का क्या मिल रहा होता है, उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के बारे में आप इतनी बातें याद रखेंगे कि पहली बात यह है कि पांडुवंशी शासक है। दूसरा, जो
जो सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर है वहां के शिलालेख में चंद्रगुप्त का नाम क्या है उल्लेख या लिखा हुआ हमें मिलता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर्षगुप्त या हर्षदेव, ठीक है, हर्षगुप्त या हर्षदेव दोनों एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम हैं। ठीक है, हर्षगुप्त और हर्षदेव क्या है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, उनका नाम अलग अलग है। ठीक है, तो कभी हर्षदेव पूछ दिया तो आप वहां से कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको याद रखना है कि हर्षगुप्त और हर्षदेव दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखिए ये शासन कहाँ कर रहे थे, तो पूर्वी कौशल में। ठीक है, आपको याद रखना है हर्षगुप्त हर्षदेव है ना, दोनों एक ही व्यक्ति के अलग नाम है। ये शासन कहाँ कर रहे थे, तो पूर्वी कौशल क्षेत्र में। कहाँ, तो पूर्वी कौशल क्षेत्र में। और इन्होंने विवाह किससे किया था, तो आपको नाम याद रखना है वसाटा देवी। ठीक है, हर्षगुप्त की पत्नी का नाम क्या है, तो वसाटा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखना। ठीक है, हर्षगुप्त की पत्नी का नाम क्या है, तो वसाटा देवी। और वसाटा देवी के बारे में आपको एक चीज जानना चाहिए कि ये जो मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री है। ठीक है, यहाँ पे वसाटा देवी के बारे में एक चीज आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वसाटा देवी जो है मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की क्या थी, तो पुत्री थी, है ना। वसाटा देवी कौन है, तो मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री। ठीक है, अब देखिए जो हर्षगुप्त है ना, इनके पुत्र का नाम है महाशिवगुप्त और रणकेसरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना क्योंकि हर्षगुप्त के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा और विस्तृत में है ना चर्चा करेंगे। देखिए हर्षगुप्त और हर्षदेव दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, पहली चीजें तो आपको याद रखनी है। दूसरा, इनका शासन का जो क्षेत्र था वो पूर्वी कौशल का क्षेत्र था, है ना। उसके बाद इन्होंने विवाह किससे किया था, इनकी पत्नी का नाम है वसाटा देवी, जो मौखरी वंश के राजा नाम है सूर्यवर्मा, उसकी क्या थी, पुत्री थी। साथ ही हर्षगुप्त और वसाटा देवी के पुत्र का नाम याद रखना है, वो नाम है महाशिवगुप्त और रणकेसरी। ठीक है, महाशिवगुप्त और रणकेसरी। आजकल जनरली पेपर में ऐसा देखा गया है कि पुत्र पुत्री पिता है ना माता पत्नी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, कि हर्षगुप्त और वसाटा देवी के पुत्र और का नाम क्या है, तो महाशिवगुप्त और रणकेसरी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वसाटा देवी के बारे में है ना सिरपुर शिलालेख की प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जो वसाटा देवी है इनके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो सिरपुर शिलालेख के जो प्रशस्ति पत्र मिले वहां से हमें वसाटा देवी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि वसाटा देवी से संबंधित जानकारी हमें है ना सिरपुर शिलालेख की प्रशस्ति से प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए हर्षगुप्त हर्षदेव, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शादी के कुछ सालों बाद इनके बच्चे होने के बाद क्या होती है उनकी, किसका, तो हर्षगुप्त हर्षदेव की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो उसी के पश्चात रानी वसाटा देवी, किसकी बात हो रही है, रानी वसाटा देवी, उनकी स्मृति में, किसकी स्मृति में, हर्षगुप्त की स्मृति में सिरपुर में हरि है ना इनको जिनको विष्णु भगवान कहा जाता है का भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक, देखिए क्या हुआ आगे कि वसाटा देवी के पति हर्षगुप्त की है क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो रानी वसाटा देवी जो है ना उनकी स्मृति में, उनकी याद में, हर्षगुप्त की याद में क्या करते हैं, सिरपुर में एक मंदिर का निर्माण करते हैं, जो किसका मंदिर होता है, हरि या भगवान विष्णु का मंदिर होता है ना, भव्य मंदिर होता है। और यही मंदिर है ना जो हरि या विष्णु का जो भव्य मंदिर है, यही लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और किस स्थान पे है, तो सिरपुर में। ठीक, यहाँ आप लोगों ने क्या देखा कि रानी वसाटा देवी के द्वारा अपने पति है ना हर्षगुप्त की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण किया गया, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। और यही मंदिर है ना कालांतर में आगे जाके लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये है कहाँ, तो ये है तो सिरपुर में। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ठीक, अब देखिए कि मंदिर का जो मैं बताया कैसे कि भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक, मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देखते हैं। याद रखना जो विष्णु मंदिर या हरि मंदिर या लक्ष्मण मंदिर है, ये लाल ईंटों से निर्मित है। ठीक है, पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो कैसे निर्मित है, तो लाल ईंटों से निर्मित है, याद रखना है। साथ ही इसकी शैली है ना जो उत्तर भारत और मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा, जो मंदिर है वो ज्यादातर किस शैली में बनी होती है, तो नागा शैली में। ठीक है, और जो दक्षिण भारत की मंदिरें हैं उनकी जो शैली का निर्माण है वो द्रविड़ शैली में होता है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखेंगे कि सिरपुर का जो मंदिर है वो किससे निर्मित है, तो लाल ईंटों से निर्मित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही नागर शैली से निर्मित है ना, नागर शैली में बनाया गया है। ठीक है, देखिए और गुप्तकालीन स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, उस समय याद रखना है कि गुप्तों का शासन चल रहा था, ये आपको कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे गुप्त है ना महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, ये हर्षगुप्त के नाम में, तो याद रखेंगे कि गुप्त के इन्होंने क्या किया था, है ना, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित अधीनता स्वीकार आपको देखने को मिलेगा आगे आगे इसी में। ठीक है, तो गुप्तकालीन स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है कौन है, तो राजिम का जो लक्ष्मण मंदिर है वो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है।
है ना। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण कौन से मंदिर में देखने को मिलता है? तो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है उसमें। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कौन से भगवान का था, आपको बताना है विष्णु भगवान या, है ना, विष्णु भगवान, जिनको हरि भगवान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ठीक है, ये पूरी बातें हुई किनके बारे में? तो हर्षगुप्त और हर्षदेव के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जिसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि हर्षगुप्त के विवाह किससे हुआ था? तो वसाटा देवी, है ना, वसाटा देवी जो है मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री है। पहली चीज तो यह याद रखना है। दूसरा बात ये याद रखें कि उनके पुत्र का नाम है महाशिवगुप्त और रणकेसरी। ठीक है, उसके बाद तीसरी पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि वसाटा देवी के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो सिरपुर शिलालेख से मिलती है ना। सिरपुर के जो प्रशस्ति है ना, सिरपुर शिलालेख की प्रशस्ति से मिलेगी। ठीक है, हर्षगुप्त की मृत्यु होती है और उनकी स्मृति में, उनकी याद में उनकी पत्नी वसाटा देवी क्या करते हैं? सिरपुर में, है ना, भगवान विष्णु को मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, और यही मंदिर जो है लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ में आपको याद रखना कि लाल ईंटों से निर्मित है, नागर शैली से निर्मित है। अब गुप्तकालीन स्थापत्य कला का क्या श्रेष्ठ उदाहरण आपको इस मंदिर में क्या करने को मिलेगा? देखने को मिलेगा। ठीक, ये पूरी बातें हो गई हर्षगुप्त जो पांडुवंशी शासक है उसके बारे में। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किनके बारे में? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, इसके पहले वीडियो में आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे मैंने आपको छोटा सा, है ना, लगभग 5-10 मिनट के आसपास यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एक चीज बताई थी इनके बारे में विस्तृत, कि पांडुवंश आगे चला कैसे, इनका शासन कैसे चला, है ना, कौन धर्म को मानने वाले थे, कौन से मंदिर के इन्होंने निर्माण किया था, किसका शासनकाल कैसा था। जैसे तिवरदेव के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ का जो उत्कर्ष काल का समय है वो महाशिव तिवरदेव के समय था। उसी प्रकार हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, यही है महाशिवगुप्त बालार्जुन, इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि क्वेश्चन महाशिव, है ना, तिवरदेव और महाशिवगुप्त बालार्जुन से ही मतलब ऐसा संभावित है कि प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय को आप याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो स्वर्ण काल है ना, इनके शासन काल का जो समय आप याद रखेंगे, शासन काल का समय क्या है? 555 से 655, 595 से 655 ईस्वी। ठीक, महाशिवगुप्त बालार्जुन के जो समय काल है देखिए शासन करने का, वो था 595 से 655 ईस्वी, लगभग 60 साल के आसपास इन्होंने शासन किया। और इनके शासन काल के समय को ही छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल का जो समय है उसको छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अब स्वर्ण काल कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसके बारे में यहाँ देखेंगे, फिर आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हर्षगुप्त, है ना, और रानी वसाटा देवी के पुत्रों का नाम क्या है? महाशिवगुप्त और रणकेसरी। ठीक है, तो ये किसके पुत्र हैं? महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है वसाटा देवी, है ना, हर्षगुप्त के पुत्र हैं। ठीक, तो महाशिवगुप्त का जो माता का नाम क्या है? तो वसाटा देवी, और पिता का नाम क्या है? तो हर्षदेव। आपको याद रखना है महाशिवगुप्त बालार्जुन की जो माता जी का नाम है वसाटा देवी और पिताजी का नाम है हर्षगुप्त। देखिए अब इनका नाम जो है, इनका नाम क्या था? महाशिवगुप्त। ठीक है, नाम क्या था? महाशिवगुप्त। लेकिन ये बालार्जुन पढ़ा कैसे, इसके बारे में देखिए। बचपन से ही, है ना, महाशिवगुप्त क्या थे? धनुष विद्या में निपुण थे, है ना, धनुष विद्या में ये क्या थे? बहुत ही तीव्र थे, है ना, निपुण थे, योग्य थे। तो इस कारण इनको, है ना, बालक अर्जुन के नाम से, है ना, आपको अर्जुन नाम याद होगा, है ना, महाभारत में एक पात्र है अर्जुन। ठीक है, तो ये क्या है? उससे थोड़े से, है ना, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा? उसे ये क्या है? प्रेरित है। ठीक है, तो बचपन से ही धनुष विद्या में निपुण, योग्य होने के कारण, तीव्र होने के कारण जो महाशिवगुप्त है ना, इनको बालक अर्जुन कहा जाने लगा। अर्जुन जो है महाभारत के पात्र में आपको दिखने को मिलेगा, है ना, जो इनको धनुधार कहा जाता था, है ना, जो महान धनुधारी थे, है ना, अर्जुन। तो उन्हीं से प्रेरित नाम से यहाँ पे इनको क्या कहा गया? बालक अर्जुन। तो इसके बाद इनका नाम क्या हो गया? महाशिवगुप्त से महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि बालार्जुन आया कैसे। ठीक है, क्योंकि बचपन से धनुष विद्या में निपुण थे, योग्य थे, तीव्र थे। ठीक है, अब महाशिवगुप्त बालार्जुन से आपको समझ में आएगा कि इन्होंने परम महेश्वरी की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है परम महेश्वरी की इन्होंने क्या की थी? तो उपाधि ग्रहण की हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है ये परम महेश्वरी की उपाधि क्या है? ग्रहण किए हुए थे। ठीक, अब देखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन की जो राजधानी थी, ये शासन कहाँ करते थे, है ना, ये था श्रीपुर। आपको याद रखना है श्रीपुर ही आगे जाके क्या बनता है? सिरपुर बनता है। ठीक है,
तो महाशिवगुप्त बालार्जुन की राजधानी का नाम क्या था? श्रीपुर। क्या था? तो श्रीपुर। श्रीपुर और सिरपुर दोनों एक ही नाम है, ठीक है। ये कालांतर में आने के बाद श्रीपुर जो है क्या हो जाता है? सिरपुर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? महाशिवगुप्त बालार्जुन की राजधानी का नाम क्या है? तो श्रीपुर, ठीक है। और जो पांडु वंश में सबसे लंबा शासनकाल देखने को मिलेगा, ये किनका मिलेगा? महाशिवगुप्त बालार्जुन का। लगभग कितना? तो 60 साल का, ठीक है। तो पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल जो है पांडु वंश के सभी शासकों में सबसे क्या था? लंबा था। सबसे सर्वाधिक समय तक चलने वाला शासनकाल था किसका? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का, ठीक है। और इनके समय में कवि हुआ करते थे जिनको इन्होंने क्या दिया था? राजाश्रय दिया था। नाम क्या है? ईशान, ठीक है। ईशान नाम आपको याद रखना है ना। ईशान नाम आपको याद रखना है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय, ठीक है, जो राजाश्रय है ना, जो आश्रय प्राप्त कवि का नाम क्या है? तो ईशान, ठीक है। महाशिवगुप्त बालार्जुन का समय आपको याद रखना है। उस समय ये जो कवि थे, कवि क्या थे? ईशान। इनको क्या दिया था? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने आश्रय प्रदान किया हुआ था। उनको क्या किया हुआ था? तो आश्रय प्रदान किया हुआ था। इसी वजह से यहाँ पे क्या नाम लिखा है? राजाश्रय कवि, ठीक है। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का समय जो राजाश्रय कवि थे उनके नाम क्या है? तो ईशान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ईशान नाम को भी याद रखेंगे। ये क्या है? तो राजाश्रय कवि है किनके? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के, ठीक है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन से यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या? महाशिव, इन्होंने क्या? साथ ही परम महेश्वर, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि ये शैव धर्म को मानने वाले थे। कौन से धर्म को? तो शैव धर्म। महेश्वर, शंकर, शिव भगवान है, एक ही भगवान है। इस धर्म को क्या करने वाले थे? मानने वाले थे, ठीक है। अब देखिए समकालीन, ठीक है। महाशिवगुप्त जो समकालीन थे किसके? तो पुलकेशिन द्रुति के। किसके? तो पुलकेशिन द्रुति के, और साथ ही हर्षवर्धन के, ठीक है। आजकल ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है ना एग्जाम में, समकालीन से, सामन से, ऐसे प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से जो क्या कहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान देना, ठीक है। समकालीन, अब महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन कौन थे? तो दो नाम आपको याद रखना है। एक है पुलकेशिन द्रुति और दूसरा है हर्षवर्धन, ठीक है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है। इनके समकालीन के बारे में, नाम है पुलकेशिन द्रुति, यानी इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। पुलकेशिन द्रुति के बारे में आप लोग देखेंगे कि इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और साथ ही हर्षवर्धन, ठीक। साथ ही क्या? तो हर्षवर्धन। अब देखिए एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्रुति के अनुसार, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय आप लोग देखेंगे क्या? तो एहोल प्रशस्ति है ना, ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्रुति के है, ठीक है। एहोल प्रशस्ति किनका है? तो पुलकेशिन द्रुति का है, ठीक है। और पुलकेशिन एहोल प्रशस्ति जो पुलकेशिन द्रुति के द्वारा जारी किया गया था, इसके अनुसार जानकारी मिलती है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्रुति की क्या? तो अधीनता स्वीकार कर रखी थी, ठीक है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि अधीनता से संबंधित कुछ चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे पुलकेशिन द्रुति के जो एहोल प्रशस्ति है, ठीक है, एहोल प्रशस्ति के संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्रुति से आपको याद रखना है ना। तो पुलकेशिन द्रुति के जो एहोल प्रशस्ति है, उसी से हमें महाशिवगुप्त बालार्जुन के, है ना, क्या महाशिवगुप्त बालार्जुन का पुलकेशिन द्रुति का अधीनता स्वीकार करना क्या पता चलता है? उसके बारे में जानकारी पता चलती है, ठीक है। तो महाशिवगुप्त ने पुलकेशिन द्रुति की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो एहोल प्रशस्ति से। कहां? तो एहोल प्रशस्ति से, ठीक। अब है ना, इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल का जो समय है, उसको छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। आप लोग इसको क्या करेंगे? तो याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, और है ना, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो शैव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। शैव धर्म की पूजा अर्चना करने वाले थे, है ना। ये शैव धर्म में पूजा पाठ करते थे। महेश्वर की इन्होंने उपाधि, परम महेश्वर की इन्होंने उपाधि ग्रहण कर रखी थी, है ना, परमेश्वर के, ठीक है। महेश्वर, है ना, परम महेश्वर की इन्होंने उपाधि ग्रहण कर रखी हुई थी, ठीक है। खुद को शिवगुप्त के नाम से भी इन्होंने क्या किया है? नवाजा है, ठीक। तो शैव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। सिरपुर के पांडुवंश जो है वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने थोड़ी देर बाद आपको क्या देखने को मिला यहाँ पे? कि शैव धर्म के अनुयायी थे, और सिरपुर के जो पांडुवंश है वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। किसको मानने वाले थे? वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे शिव, है ना, बालार्जुन के नाम में आपको क्या लिखा? महाशिवगुप्त। ये क्या, किस ओर इशारा कर रहा है? शिव भगवान की ओर। उसी प्रकार परम महेश्वर भी जो है किस ओर इशारा करता है?
तो ये इशारा कर रहा है शंकर भगवान शिव भगवान की ओर। उसी प्रकार ये अनुयायी किसके थे? तो शैव धर्म के। इसी प्रकार ये स्वलंबी किसके थे? तो शैव धर्म के, याद रखना है। लेकिन ज्यादातर चीजों में आपको आगे क्या देखने को मिलेगा कि सिरपुर के पांडु वंश जो अधिकतर शासक है वैष्णव धर्म को मानने वाला थे, इसके तो विष्णु भगवान को क्या करने वाले थे? मानने वाले थे। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन, है ना, क्या नाम आपने याद रखा? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ये जो है शैव धर्म, है ना, शैव धर्म को मानने वाले थे। परम महेश्वर की इन्होंने उपाधि ग्रहण कर रखी हुई थी, ठीक है। और ये जो है शैव मतावलंबी को क्या करते थे? मानते थे। लेकिन जो ज्यादातर शासक आपको पांडु वंश में दिखेंगे वो वैष्णव धर्म के मानने वाले हैं, ठीक है। ज्यादातर शासक जो आपको पांडु वंश के देखने को मिलेंगे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में याद रखना है, शैव धर्म के अनुयायी थे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बचपन में ही धनुष विद्या में निपुण होने के कारण इनको बालक अर्जुन कहा जाने लगा, ठीक है। दूसरा, परम महेश्वर की उपाधि ग्रहण कर रखी थी। राजधानी है श्रीपुर। छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का सबसे लंबा शासनकाल इनका ही चला। इनके राजाश्रय कवि का नाम क्या है? ईशान देव। शैव धर्म के मानने वाले थे। पुलकेशिन द्रुति इनके समकालीन थे। पुलकेशिन द्रुति और हर्षवर्धन जो है इनके समकालीन थे। और पुलकेशिन द्रुति के एहल प्रशस्ति से ही हमें इनके पुलकेशिन द्रुति को अधीनता स्वीकार करने, है ना, के संबंध में जानकारी मिलती है। साथ में इनके शासनकाल जो है छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये शैव धर्म के अनुयायी थे। और बाकी चीजें में आपकी एक चीज और याद रखनी है कि सिरपुर के पांडु वंश के जो अधिकतर शासक है वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, ठीक। ये बातें हो गई किनके बारे में? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में, ठीक। ये इतनी बातें याद रखना, इनके बारे में अभी और बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ताम्रपत्र, महाशिवगुप्त बालार्जुन के हमें कितने? 27 ताम्रपत्र देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने? तो 27। और सिर्फ ये 27 ताम्रपत्र कहाँ मिले? तो सिरपुर में एक व्यक्ति के बाड़ी में, ठीक है। सिरपुर के एक व्यक्ति के बाड़ी में, है ना। बाड़ी मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है, जहाँ क्या किया जाता है ना, साग सब्जी, है ना, ये सब क्या किया जाता है? वहां पे उगाया जाता है, ठीक है। बाड़ी एक छोटा सा आंगन वाला जगह होता है, ठीक है, जहाँ साग सब्जी, मिर्चा, धनिया और बहुत सारे चीजों को वहां पे क्या किया जाता है? उगाया जाता है। वहां से कुछ फसल भी ली जाती है ना, छोटा साग सब्जी से संबंधित, ठीक है। टमाटर का, भिंडी का, गोभी का, करेला का, है ना। साथ में जो बड़ी बनाने वाले चीजें हैं उनका भी, तो ठीक है। आप याद रखेंगे यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र मिले। कहाँ मिले? तो सिरपुर के एक किसान के, है ना, सिरपुर के व्यक्ति के बाड़ी में, ठीक है। तो ताम्रपत्र के बारे में क्या चीज है यहाँ पे आपको देखना है कि 27 ताम्रपत्र इनके मिले सिरपुर में एक व्यक्ति के बाड़ी में। अब इनकी मुद्रा के बारे में देखते हैं, पैसे के बारे में, ठीक है। पांडुवंशी शासक में, पांडुवंशी शासन में हम लोगों ने, है ना, मुद्रा से संबंधित चीजें उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली है, ठीक है। इनके पैसे का, कि इन्होंने पैसे कैसे छपवाते थे, इनके सिक्के कैसे होते थे, इस संबंध में चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा ये बालपुर जांजगीर चांपा में मिले हैं, ठीक है। पांडुवंश से संबंधित केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा, कैसा? तो केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा ये कहां से मिला है? तो बालपुर जांजगीर चांपा से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पांडुवंश शासन का जो मुद्रा है केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा ये बालपुर जांजगीर चांपा से देखने को मिला है। और इस स्वर्ण मुद्रा में गजलक्ष्मी, है ना, पांडुवंश के जो सिक्के हैं उसमें क्या देखने को मिलता था? गजलक्ष्मी। लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन के जो सिक्के मिले उसमें क्या? कुकुटबान, वृषभ हुआ, त्रिशूल का अंकन देखने को मिलेगा। कुकुटबान, वृषभ और त्रिशूल का अंकन देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के सिक्के में आपको क्या देखने को मिलता है? जो पांडुवंश के शासक है उनके सिक्के में आपको देखने को मिलेगा गजलक्ष्मी, ठीक है। गजलक्ष्मी का चित्र अंकन आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय जो सिक्का मिला उसमें गजलक्ष्मी नहीं, है ना, गजलक्ष्मी की जगह कुकुटबान, है ना, कुकुटबान, वृषभ और त्रिशूल का अंकन देखने को मिलता है। साथ में बालार्जुन का एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। बालार्जुन का एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक। साथ में इनके 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, आपको याद रखना है। बालार्जुन के कितने? तो 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। बालार्जुन के कितने? तो 3 अभिलेख प्राप्त हुए, इसके बारे में हम लोग अभी आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि गजलक्ष्मी की जगह इनके स्वर्ण मुद्रा में, ठीक है, जो इन्होंने स्वर्ण मुद्रा जारी किया था ये मिला कहाँ? तो बालपुर जांजगीर चांपा में। और इसमें गजलक्ष्मी का अंकन ना होकर किसका अंकन था? तो कुकुटबान, वृषभ और त्रिशूल का अंकन था। साथ में आपको एक चीज और याद रखना है कि ये है स्वर्ण मुद्रा के बारे में थी।
बालार्जुन का एक भी सिक्का हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। और 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं किसको, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। धातु की प्रतिमा इनके समय जो बनाई गई थी वो कला की दृष्टि से अद्वितीय था, उसका ऐसा कोई मेल नहीं था, है ना, उसकी टक्कर में ऐसा कोई नहीं था। तो आपको क्या यहाँ याद रखना है ना, कि इनके शासन काल में बालार्जुन, है ना, बालार्जुन के शासन काल में धातु की जो प्रतिमा बनाई जाती थी वो बहुत ही सुंदर होता था, है ना, बहुत ही क्या होता था, सुंदर होता था। उसकी कलाकृतियां ऐसी थी जिसका कोई सामना ना कर सके, है ना, जो उसका कोई टक्कर ना दे सके। इसीलिए यहाँ पे इनकी कला की दृष्टि से क्या कहा गया है, अद्वितीय कहा गया है, ठीक है। बालार्जुन के समय को आप याद रखना है कि इनके शासनकाल में जो धातु की प्रतिमा बनाई गई वो बहुत ही सुंदर खूबसूरत होती थी। उनमें साथ ही ऐसी कलाकृतियां की जाती थी जो देखने में क्या है था, बहुत ही मनमोहक था, बहुत ही आकर्षक होता था, ठीक है। और ऐसी जो है, ठीक है, ऐसी जो कला है ना, जो कलाकृति की गई, इसको क्या कहा गया, अद्वितीय कहा गया, ठीक है। इसका समान क्या है, कोई दूसरा ना हो, है ना, क्योंकि इसकी जो कलाकृति थी इसमें जो क्या किया गया था, है ना, इसी कलाकृति का जो चित्रण किया गया था ऐसा आपको कहीं और जगह देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया, अद्वितीय कहा गया। तो बालार्जुन के शासन काल में धातु की प्रतिमा जो है उसकी जो कलाकृति थी उसमें क्या था, अद्वितीय था, ठीक है। अब इनके समय विदेशी यात्री जिनका नाम है हेनसांग, उसके बारे में अब देखते हैं, ठीक है। देखिए हेनसांग, ठीक है, हेनसांग ये विदेशी चीनी यात्री थे, है ना। ये किसके समय आए थे, तो आपको याद रखना है महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय आए थे। हेनसांग जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में क्या आए थे, दौरे पे आए थे। आपको याद रखना है 639 ईस्वी, कब, तो 639 ईस्वी। कहाँ, तो श्रीपुर, कालांतर में श्रीपुर जो है सिरपुर के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण भारत यात्रा के दौरान कहाँ आए थे, तो सिरपुर आए थे, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ आए थे। तो हेनसांग को आपको याद रखना है, चीनी यात्री थे, ये दक्षिण भारत, है ना, की यात्रा पे आए थे। तो ये 639 ईस्वी में दक्षिण भारत यात्रा के दौरान कहाँ पहुंचे, तो श्रीपुर, है ना, जिसका बाद में आगे जाके नाम क्या पड़ता है, सिरपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कब आए, तो 639 ईस्वी में, याद रखना है। अब देखिए श्रीपुर, है ना, हेनसांग यहाँ पे क्या देखते हैं उसका वर्णन करते हैं, साथ में अपने यात्रा वृतांत का भी ये क्या करते हैं, पूरा वर्णन करते हैं। इसमें देखते हैं हेनसांग के द्वारा क्या क्या चित्रण किया गया है, क्या क्या लिखा गया है। चलिए हेनसांग ने यहाँ पे क्या देखा, तो उस समय श्रीपुर में बौद्ध विहार देखे, ठीक है। एक चीज और याद रखना, है ना, बौद्ध विहार का केंद्र भी है श्रीपुर, है ना, जो वर्तमान का श्रीपुर वो क्या है, बौद्ध विहार का केंद्र भी है ना। तो बौद्ध विहार देखा इन्होंने, स्तूप देखे, और बुद्ध की विशाल मूर्तियों का भी इन्होंने क्या किया, अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया है। हेनसांग 639 ईस्वी में क्या करते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा पर आते हैं, और इसी दौरान ये श्रीपुर पहुंचते 639 ईस्वी में। इस दौरान इन्होंने श्रीपुर में क्या देखा, बौद्ध विहार देखे, है ना, बौद्ध के जो विहार या कुटीर होते हैं, ठीक है, उनका क्या ये ऐसा स्थान होता है जहाँ पे ये क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, उनको देखा। साथ ही इन्होंने बौद्ध विहार के जो स्तूप बने हुए थे उसको देखे, और इनके अनुसार इन्होंने बौद्ध की, है ना, विशाल मूर्ति, बड़ी बड़ी मूर्तियों का भी उल्लेख किया कि इन्होंने देखा, ठीक है। अब इसकी पुष्टि कैसे होती है, तो पुरातात्विक अवशेष से, ठीक है। इसकी पुष्टि कैसे होती है, तो पुरातात्विक अवशेष से। सो हम कोरिलेट कर पा रहे हैं ना, यहाँ पे जो चीजें पढ़ रहे हैं, जो सर उतने समय बताया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, ठीक। अब इसकी पुष्टि कैसे होती है, देखिए यहाँ पे बौद्ध विहार देखा हेनसांग ने, स्तूप देखे, और बुद्ध की क्या देखी, यहाँ पे विशाल मूर्ति देखी थी, है ना, कहाँ, तो सिरपुर में। तो सिरपुर के संबंध में आपको याद रखना है कि ये बौद्ध धर्म का केंद्र भी है, ठीक है। तो बुद्ध का क्या, उन्होंने विशाल मूर्ति भी देखा था, किसने, तो हेनसांग ने, जो चीनी यात्री 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोरिलेट कर पा रहे हो, यही चीजें हैं कि बौद्ध विहार देखा, यहाँ कहाँ है, सिरपुर छत्तीसगढ़ में। स्तूप देखा, और बुद्ध की विशाल मूर्ति का उल्लेख, जैसा सर ने उसी समय डिस्कस किया था, वही चीजें हैं, ठीक। और इसकी पुष्टि कैसे मिलती है, तो पुरातात्विक अभिलेख, है ना, पुरातात्विक जो अवशेष मिले उस समय, ठीक है। और ये किसमें इसके बारे में बताया गया, तो CU की, हेनसांग ने जिस पुस्तक का नाम लिखा है ना यात्रा वृत्तांत के दौरान, उस पुस्तक का नाम क्या है, CU की, ठीक है। तो हेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है, CU की। उसी पुस्तक में इन सब चीजों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे इन्होंने बौद्ध विहार देखा, स्तूप देखा, और बुद्ध की क्या देखी, विशाल मूर्ति को देखा, ठीक है। और इसकी पुष्टि कहाँ से हुई है, जो पुरातात्विक हमें अवशेष मिले हैं ना, खुदाई के दौरान, है ना, या किसी अन्य कार्य के दौरान, जब वो चीजें हमें क्या मिली, दिखी, तब हमें क्या हुई, उसकी पुष्टि हुई, देखिए। और छत्तीसगढ़ के लिए, है ना, हेनसांग ने किया स लो नाम का उल्लेख किया है। हेनसांग छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारते थे, तो छत्तीसगढ़ को हेनसांग जो है किया सलो के नाम से
ये क्या करते थे, जानते थे, है ना। हेनसांग जो है छत्तीसगढ़ को किया सलो, है ना, इस नाम से क्या करते थे, पुकारते थे, या इस नाम से छत्तीसगढ़ को जानते थे, है ना। लेकिन हेनसांग ने राजधानी के संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया, है ना। हेनसांग ने राजधानी के संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लेख किया। हेनसांग से राजधानी के संबंध में हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि हेनसांग यहाँ पे यात्रा पे आए, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, किस नाम से, सियूकी के नाम से। उन्होंने उस पुस्तक में सब बातों को, जो छत्तीसगढ़ में जो श्रीपुर के आसपास का क्षेत्र था, जिसको देखा उसी को यहाँ पे लिखा। अब देखिए छत्तीसगढ़ में इन्होंने 100 संघाराम विहार देखे थे। कितना, तो 100, है ना, संख्या आपको याद रखना है 100। हेनसांग जब से 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने 100 संघाराम विहार देखे, जहां 10,000, है ना, महाज्ञानी बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, निवास करते थे। ठीक है, देखो हेनसांग ने आगे क्या लिखा है कि इन्होंने 100 संघाराम विहार देखे, कहा, तो सिरपुर में, और जहां 10,000, है ना, जो महाज्ञानी है ना, बौद्ध धर्म के जो महाज्ञानी है, बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, निवास करते थे। और साथ ही 70 देव मंदिर देखे। कितने, तो संख्या 70 देव मंदिर का भी इन्होंने अपने क्या किया है, पुस्तक में इसका वर्णन किया है। ठीक, अब देखिए एक बात और, यहाँ पे अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का यहाँ पे क्या हुआ, हमें साक्ष्य पता नहीं चला है। ठीक है, अशोक द्वारा जो निर्मित किया गया स्तूप है उसके बारे में हमें यहाँ साक्ष्य नहीं पता चला है। ऐसा भी वर्णन किसने किया है, तो हेनसांग ने अपने पुस्तक सियूकी में किया है। ठीक, अब देखिए तंत्र साधना, है ना, तंत्र साधना के केंद्र के रूप में भी गणना की जाती है। किसकी, तो सिरपुर की। सिरपुर में क्या किया जाता है, जो तंत्र साधना किया जाता है ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे देखने को मिला था, है ना। इसीलिए सियूकी ने जो तंत्र साधना से संबंधित जो कार्य है ना, जो पूजा अर्चना की जाती थी, उसको देखते हुए तंत्र साधना के केंद्र के रूप में कहा गया किसको, तो सिरपुर को। देखिए बालार्जुन को जैसे हमने थोड़ी देर यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा था कि 3 अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, इसी के संबंध में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ये सब बातें परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इसमें 2 शासक के बारे में पढ़ना ही है। कल के वीडियो में आप तिवर्देव को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाश्रीगुप्त, बालार्जुन के, इसको, है ना। तो ये दोनों शासक के बारे में आप पांडु वंश में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं बालार्जुन, है ना। बालार्जुन का हमें अभिलेख कहां तक देखने को मिलेगा, सिरपुर में। बालार्जुन का आपको अभिलेख कहां को देखने को मिला, तो सिरपुर में। आपको याद रखना है कि बालार्जुन की राजधानी कौन थी, जिसको मैंने बताया था, सिरपुर। कालांतर में जब समय व्यतीत होते गया तो सिरपुर ही का क्या नाम से जाना गया, सिरपुर, है ना। जो श्रीपुर है ये क्या नाम से जाना गया, सिरपुर। तो यही, तो यहाँ से श्रीपुर या सिरपुर से इनका क्या देखने को मिला है, अभिलेख मिला है। इसके अनुसार मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि 3 अभिलेख प्राप्त हुए। चलिए देखिए 3 अभिलेख कहां से मिले, तो आपको स्थान का नाम याद रखना है, बरदुला। क्या नाम है, बरदुला, बोंडा और लोधिया से इसके एक क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। और साथ में मल्हार से 3 तामपत्र भी मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्थान का नाम बरदुला, बोंडा, लोधिया, यहाँ से इसके एक क्या मिले हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और 3 तामपत्र मिले, कहां से, बालार्जुन के, तो मल्हार से। ठीक है, अब देखिए सेनकपाट, मल्हार, सिरपुर से हमें विभिन्न शिलालेख मिले हैं। किनके, तो बालार्जुन के समय के। ठीक है, सेनकपाट, मल्हार, सिरपुर से विभिन्न शिलालेख देखने को मिले। किनके, तो बालार्जुन, महाश्रीगुप्त बालार्जुन पांडुवंशी शासक के। ठीक है, ज्यादातर चीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, शैव धर्म, है ना। मैंने यहाँ पर जैसे ही आपको क्या बताया, महाशिवगुप्त ये क्या है, महाशिव, जैसे आपको समझ में आ गया शैव धर्म के क्या मानने वाले थे। लेकिन पांडुवंशी शासकों में आपको याद रखना है, 1-2 शासक को छोड़ के जो मैक्सिमम सिरपुर के पांडुवंशी भगवान विष्णु को मानते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे शिवगुप्त बालार्जुन के समय क्या देखने को मिला कि शैव धर्म, शिव भगवान को मानने वाले थे। ठीक है, और शैव धर्म आचार्यों से इन्होंने क्या किया, दीक्षित होकर, है ना, उनसे शिक्षा ग्रहण कर परम महेश्वर की उपाधि ग्रहण कर ली। हुआ क्या, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो शैव धर्म, है ना, शिव भगवान के जो, ठीक है, शिव भगवान को मानने वाले जो आचार्य हैं, है ना, शिव भगवान से संबंधित जो चीजों के ज्ञाता हैं, आचार्य हैं, उनसे संबंध जो उनका
क्या करने वाले है ना, उनके चित्रण करने वाले, उनका व्याख्यान करने वाले, उनके बारे में बताने वाले, उनके बारे में अच्छी चीजों को जानकार। ये इनके जब क्या हुआ, इनका जब मुलाकात हुआ बालार्जुन से, तो क्या हो गए, उनके जो विचारों से वो क्या हो गए, प्रभावित हो गए, और उनके विचारों से प्रभावित होकर उनसे क्या किया, इन्होंने शिक्षा और दीक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण करते ही ये क्या हो गए, परम महेश्वर की इन्होंने उपाधि ग्रहण कर ली। ठीक है, ये बातें हुई किसके बारे में, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे आप। देखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में एक चीज तो याद रखना है कि माता का नाम क्या है, वसाटा देवी। ठीक है, माता का क्या नाम है, तो वसाटा देवी। पिता का नाम हर्षगुप्त हर्षदेव, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, अब बचपन में ये धनुष विद्या में क्या थे, पूरी तरीके से निपुण थे, है ना, बहुत ही तेज थे, तीव्र थे। इसी कारण इसको बचपन में है ना बालक अर्जुन कहा जाने लगा। अच्छा, बालक अर्जुन शब्द ये कैसे आया, तो महाभारत के पात्र है अर्जुन। ठीक है, आपको याद होगा, है ना, बालार्जुन के पात्र। ठीक है, कि बालक अर्जुन इनका नाम है ना, जो पात्र है महाभारत का, वहां से लिया गया है। ठीक है, अर्जुन जो है क्या बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कहलाते हैं, वहां से, है ना, उन्हीं के जो धनुधार हैं, क्योंकि वो भी क्या थे, महान धनुधारी थे। और ये बच्चा जो है बालक से, है ना, बचपन से ही बालार्जुन जो है, महाशिवगुप्त जो है बचपन से धनुर्विद्या में निपुण थे, तो इनको बालक अर्जुन, है ना, जो आगे जाके क्या हुआ, बालार्जुन के नाम से जाने गए। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये जो है महाभारत के जो अर्जुन से, उससे क्या होगा, प्रेरित होकर इन्होंने नाम रखा है। ठीक, अब देखिए इन्होंने परम महेश्वर, पांडुवंश में ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा कि वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि ग्रहण की, क्योंकि इन्होंने क्या हुआ, इनका जो शैव धर्म के आचार्यों से मुलाकात हुआ, उनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, और उसके बाद इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि इन्होंने ग्रहण कर ली थी। तो याद रखना है, पांडुवंश में शिव भगवान को मानने वाले थे, और बाकी जो शासक है वो पांडुवंश में विष्णु भगवान को मानते थे। इनकी राजधानी जो है श्रीपुर या सिरपुर दोनों है। श्रीपुर जो है आगे जाकर कालांतर में क्या हो जाता है, सिरपुर बन जाता है। सबसे लंबा शासनकाल लगभग 60 साल का किनका रहता है, महाशिवगुप्त बालार्जुन का रहता है। इन्होंने क्या किया था, कवि को अपने आश्रम में रखा था, राजाश्रय दिया हुआ था। उस कवि का नाम क्या है, ईशान। ये शैव धर्म को मानने वाले थे। समकालीन इनके बारे में याद रखना है कि पुलकेशिन, द्वितीय हर्षवर्धन जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के क्या थे, समकालीन थे। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में याद रखना है आपको, भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं, और साथ में इन्होंने एहोल प्रशस्ति जारी किया था। इसी एहोल प्रशस्ति से हमें, है ना, उसी पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में जानकारी मिलती है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है अधीनता स्वीकार कर दिए थे, किसका, तो पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, इन बातों को मैं पहले कल के वीडियो में और आज भी बताया है कि इनके शासनकाल का जो समय था 595 से 655 ईस्वी, लगभग 60 साल। ये जो है छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि इनका 27 ताम्रपत्र मिले, या कहा राजिम के क्या मिले, एक व्यक्ति या एक किसान के जो बाड़ी में, वहां कितने, तो 27 आपको याद रखना है। इनके संबंध में मुद्रा के बारे में देखते हैं कि केसरी लेख युक्त स्वर्ण काल, है ना, स्वर्ण मुद्रा ये मिला है बालपुर जांजगीर चांपा से। ठीक, केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा मिला है बालपुर जांजगीर चांपा से। किससे संबंधित है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन से। ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा कि पांडुवंशी में जो मुद्रा जारी किया गया स्वर्ण मुद्रा, उसमें गजलक्ष्मी का अंकन होता है, लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन के में कुकुजमान वृषभ और किसका अंकन था, तो त्रिशूल का अंकन आपको देखने को मिला। किसका अंकन नहीं देखने को मिला, तो गजलक्ष्मी का अंकन नहीं देखने को मिला। ठीक है, और ये हो गई स्वर्ण मुद्रा के बारे में बातें। अब इनका सिक्का जो है, बालार्जुन का एक भी सिक्का क्या है, हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये भी ये चीज आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए धातु की प्रतिमा में जैसा जो कलाकृति इस समय की जाती थी महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय, वो अद्वितीय होता था, वैसा क्या है कहीं और देखने को नहीं मिला है, इसलिए उसको अद्वितीय कहा गया है। साथ में इनके ही शासनकाल के समय 639 ईस्वी में हेनसांग जो चीनी यात्री यात्रा करने आए, और इन्होंने इसके बाद अपनी यात्रा का विस्तृत वर्णन यहाँ पे किया है। जैसे ठीक है, बौद्ध विहार इन्होंने देखा, स्तूप देखा, बुद्ध की विशाल मूर्ति का इन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही, है ना, छत्तीसगढ़ के लिए जो यानी यात्रा किया तो उसको किया सलो के नाम से, है ना, छत्तीसगढ़ को क्या किया सलो के नाम से इन्होंने उल्लेख किया है। और छत्तीसगढ़ में उस समय की तत्कालीन राजधानी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या, थोड़ी देर पहले आपने बताया था मैं आपको, शिवखी। इसमें इन्होंने इन सब बातों का, यात्रा वितान का क्या पूरी तरीके से विस्तृत वर्णन किया। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 100 संघाराम विहार देखे, जहां 10,000 से अधिक जो बौद्ध भिक्षु महाज्ञानी हो क्या करते थे, निवास करते थे, और साथ ही 70 मंदिर भी इन्होंने देखा था। ठीक है, तंत्र साधना के बारे में विस्तृत इन्होंने वर्णन किया है कि तंत्र साधना इस क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में देखने को मिले, इसलिए इन्होंने तंत्र साधना के केंद्र के रूप में भी कहा है सिरपुर को। ठीक है, और उसके बाद बरदुला, बोंडा और लोधिया से एक क्या है अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किसके, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के। और मल्हार से 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
बरदुला, बोंडा, लोधिया से एक एक, और मल्हार से 3 ताम्रपत्र मिले हैं। किसके? तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन के। उसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है, सेनकपाट, मल्हार और सिरपुर में विभिन्न शिलालेख देखने को मिले हैं। किससे? तो संबंधित महाश्रीगुप्त बालार्जुन पांडुवंश से संबंधित। ठीक है। और इन्होंने जब ये शैव धर्म के आचार्यों के संपर्क में आए तो इनसे क्या हुए? प्रेरित हुए, है ना, उनसे प्रभावित हुए और उनसे शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा दीक्षा लेने के बाद ये परम महेश्वर की उपाधि ग्रहण करते हैं। ठीक, चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए, हो गया बन।